दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर एक निबंध लिखें। मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ है, उसका विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर एग्जाम में नहीं भी पूछा जाता है तो आपके नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए भी इसको देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके छोटे भाई बहन को आपसे पूछते हैं कि हम लोग कैसे आए हैं, ठीक है, मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ है, अगर आपके भाई बहन सुने कि बंदर से मानव बने हैं, बंदर से इंसान बना है, तो आपसे जरूर सवाल करें कि बंदर से कैसे आदमी इंसान बन गया। तो आपके पास जानकारी होगा तभी आप बता सकते हैं। तो उस हिसाब से भी आपको इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना चाहिए, इस वीडियो को देख लेना चाहिए। यहाँ पर सारे आंसर तो लिखे हुए हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, लेकिन साथ में मेरा जो खुद का बनाया वो नोट्स है, उस चीज़ से हम आपको बताएं किस तरह से जो मानव का उत्पत्ति हुआ और उसका विकास कैसे हुआ है। यहाँ पर 2 पेज मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, जिसके माध्यम से अगर आप इस नोट्स को समझ लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को भी आराम से समझ लेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। ये नोट्स ही आपके लिए काफ़ी है इस क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि मानव का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है। बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और इस नोट्स को समझने पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मानव का जो उत्पत्ति हुआ वो ह्यूमैनाइड से हुआ है। किससे हुआ है? ह्यूमैनाइड से हुआ है। ह्यूमैनाइड क्या होता है? ह्यूमैनाइड होता है एक इंसान के शक्ल का चीज, एक इंसान की शक्ल के जैसा दिखने वाला जानवर। ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमैनाइड, एक जीव। जीव कह लीजिए, जानवर कह लीजिए, क्योंकि जानवर ही थे पहले, उसके बाद इंसान बना है। तो एक ऐसा जीव जो आज के इंसान के शक्ल जैसा दिखता था, मतलब जैसा हमारा फेस है उस तरह से दिखने वाला जो जीव है उसी को ह्यूमैनाइड कहा जाता है। तो ह्यूमैनाइड से ही एक तरफ मानव निकला और दूसरी तरफ जो एप्स हैं जैसे कि लंगूर हो गए, बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, ये सब निकले। ठीक है, ह्यूमैनाइड का ही दोनों वंशज है। आपने सुना होगा कि बंदर से लोग क्या है, इंसान बने, तो ऐसा नहीं है। बंदर अलग प्रजाति है और इंसान अलग प्रजाति। बंदर हमेशा बंदर ही रहेगा और इंसान हमेशा इंसान ही रहेगा। जो मानव बनने वाला प्रजाति वो ये है, रामापिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ठीक है, ये सब है। लेकिन जो लंगूर है वो लाखों साल पहले भी लंगूर था और आज भी लंगूर ही है। जो बंदर है वो लाखों साल पहले भी बंदर था और आज भी बंदर ही है। जो चिंपैंजी है वो लाखों साल पहले भी चिंपैंजी था और आज भी चिंपैंजी, वो कभी इंसान नहीं बनेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ अलग अलग है। ये चीज़ आप कान में खोस लीजिए कि जो एप्स है, मतलब ये जो लंगूर, चिंपैंजी, बंदर है, ये सब हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये कभी इंसान नहीं बनेंगे, बल्कि जो इंसान है वो इंसान बने हैं। तो इसमें से जो सबसे पहला जीव आया, जो सबसे पहला प्रजाति था वो था ड्रायोपिथेकस। ठीक है, मानव का जो सबसे पहला प्रजाति था वो था ड्रायोपिथेकस, और ड्रायोपिथेकस ही आगे चल करके रामापिथेकस बना है। ड्रायोपिथेकस क्या है, वो पेड़ों में रहता था। ठीक है, वो सिर्फ पेड़ों में रहता था, वो नीचे नहीं चल पाता था। लेकिन जब रामापिथेकस बना, मतलब जो उसमें परिवर्तन हुए, ड्रायोपिथेकस में परिवर्तन हुआ थोड़ा सा, तो वो रामापिथेकस बना। क्या बना? रामापिथेकस। और ये आधा झुक करके चलने लगा, मतलब ये पेड़ पर भी रह सकता था और ये जमीन पर भी चल सकता था। तो इसको बोलते हैं रामापिथेकस। ठीक है, यही रामापिथेकस लाखों साल बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना। ये जो रामापिथेकस है वही लाखों साल बाद आगे चल करके ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना, और ये पूरा सीधा चलता था। अब ये जो बंदर है वो क्या है, पूरा सीधा चलता था। ठीक है, ये बंदर तो है नहीं, लेकिन ये बंदर वाला प्रजाति मान के चलिए, क्योंकि जब 4 पैर से चल रहा है तो उसको बंदर ही कहेंगे, जानवर ही कहेंगे। तो अब ये क्या है, ये सीधा चलना सीख गया है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये सीधा चलना सीख जाता है। ये हम लोग कब का बात कर रहे हैं, हम लोग कम से कम 15 लाख साल का बात कर रहे हैं, 15 लाख साल पहले का बात हम लोग कर रहे हैं। फिर आते हैं जावा मानव। जावा क्या है, आपको पता है कि जावा कौन सा है, एक द्वीप है। ठीक है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा। तो इसको वैज्ञानिक भाषा में जो जावा मानव, इसको वैज्ञानिक नाम जो है वो होमो इरेक्टस है। जो जावा मानव उसका वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस है। जब हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे वहाँ पर आपको ये नाम दिखेगा। तो ये हिंद महासागर क्षेत्र में पाए जाने वाले कौन है, प्रजाति हैं। जावा मतलब जो वर्तमान इंडोनेशिया है वहाँ पर क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं। उसका जो कह सकते हैं कि जो अवशेष है वहाँ पर पाया गया है। आग की खोज इसके द्वारा ही किया गया। जो जावा मानव है इन्हीं के द्वारा आग का खोज किया गया है। आपने जो ऊपर नाम पढ़ा, जो ऑस्ट्रोपिथेकस था, उनके द्वारा क्या है तो पत्थर के औजार बनाए गए थे, लेकिन आग का जो खोज है वो जावा मानव के द्वारा किया गया था। ये सबसे समझदार प्रजाति थे आज के टाइम में, मतलब जब से दुनिया शुरू हुआ है, जब से इंसान बनने का जो प्रक्रिया वो शुरू हुआ है, तब से अभी तक का अगर हम लोग बात करें जो जावा मानव का टाइम है, तो सबसे तेज तरार यही लोग थे, जावा मानव। ठीक है, खोपड़ी का जो आयतन है वो सबसे ज़्यादा था, 1400 सेंटीमीटर क्यूब। कहीं पर आपको सीसी भी देखने को मिलेगा, मतलब सेंटीमीटर क्यूब उसका मतलब होता है।
तो जो खोपड़ी का साइज है, मतलब जो सर का साइज है, वो कितना था, 1400 सेंटीमीटर क्यूब। और ये प्रजाति विलुप्त हो गई। ये जो प्रजाति वो विलुप्त हो गई, अब ये देखने को नहीं मिलती, इसके अवशेष मिलते हैं। कारण क्या है, किसी को नहीं पता कि ये कैसे विलुप्त हुआ। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि जो चार्ल्स डार्विन है, उनके द्वारा कहा गया कि जो सक्षम है, जो ताकतवर है, वही यहाँ पर राज करेगा, वही यहाँ पर जी सकेगा। तो उसके कारण बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई, क्योंकि जो तेज लोग थे उन्होंने कमजोरों को मार दिया, भगा दिया, ठीक है, और वो यहाँ पर रह गए। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, जो चार्ल्स डार्विन है ने एवोल्यूशन के बारे में बताया है। जो चार्ल्स डार्विन है, इसी के द्वारा एवोल्यूशन के बारे में बताया गया, ठीक है। इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, जिसका नाम है योग्यतम की उत्तर जीविका। योग्यतम की उत्तर जीविका अर्थात जो सबसे तेज होगा वही आगे बढ़ेगा। इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा, जिसका नाम है योग्यतम की उत्तर जीविका, ठीक है। मतलब जो सबसे ज़्यादा तेज होगा वही आगे बढ़ेगा। बहुत सारे यहाँ पर प्रजाति के नाम आप देख पा रहे हैं, ड्रायोफिथिकस है, ठीक है, रामाफिथिकस है, ऑस्ट्रोफिथिकस है, जावा मानव है। तो बहुत सारे आपने प्रजाति के नाम देखे। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर वो लोग रह रहे होंगे, बहुत सारी जगहों पर फैले होंगे, अफ्रीका में होंगे, एशिया में होंगे, ठीक है, भूमध्य सागर क्षेत्र में होंगे। तो उन क्षेत्रों में जो भी सबसे ज़्यादा तेज होगा, जिसका दिमाग ज़्यादा तेज चलता होगा, वही सारे चीज़ों पर राज करेगा, ठीक है। वही बात कहा जा रहा है। चार्ल्स डार्विन ने यही सिद्धांत दिया है, योग्यतम की उत्तर जीविका, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि वही क्या करेगा, जी सकता है, वही क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। चीनी क्षेत्र में उस टाइम में पेगिंग मानव प्रजाति पाया जाता था। अब पेगिंग को दूसरा नाम भी कहा जाता है। पेगिंग जो है वो बीजिंग में पाए जाने वाला कुछ प्रजाति है। बीजिंग जो क्षेत्र है चाइना का, वहाँ पर इसके कुछ अवशेष पाए गए हैं, ठीक है, पेगिंग मानव प्रजाति के। इनको भी मार दिया गया। किसने मारा ये भी हम आपको बताएंगे। तो चाइना में पेगिंग पाया जाता था। जो जर्मनी वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या पाया जाता था, जो नियांडरथल है, जो नियांडरथल है उस तरह के प्रजाति पाए जाते थे। फ्रांस में क्रो मैंग्रोव पाए जाते थे। जो क्रो मैंग्रोव प्रजाति है वो पाए जाते थे। पामीर का पठार में होमोसेपियंस पाए जाते थे। आज का जो वर्तमान टाइम है, ठीक है, कहा जा रहा है कि इन्हीं से वर्तमान मानव का अस्तित्व है। जो होमोसेपियंस ये कहाँ पर पाए जाते थे, पामीर के पठार में ये लोग पाए जाते थे। ये जो प्रजाति है वो पामीर के पठार में पाए जाते हैं। और ये सब क्या है, सब समकालीन प्रजातियाँ हैं। जब नियांडरथल देख रहे हैं, या फिर जो आप कॉन्ग्रो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो चाइना में पाए जाने वाले केबिंग थे, वो सब क्या है, सब एक टाइम के प्रजाति हैं। लेकिन ये जो होमोसेपियंस है ये सभी को मार देता है। क्या करता है, सभी को मार देता है। जर्मनी में रहने वालों को मार देता है, फ्रांस में रहने वालों को मार देता है, ठीक है, चाइना में रहने वालों को मार देता है। क्यों? क्योंकि इनके पास ज़्यादा बुद्धि था। उस टाइम में जो प्रजातियाँ घूम रही थी, सबसे ज़्यादा तेज तरार लोग यही लोग थे। और इनको पता था कि अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। इसके कारण उन्होंने, इन सभी लोगों ने क्या किया, जो होमोसेपियंस थे, इन्होंने उन सारे प्रजातियों को मार दिया, ठीक है। कहा जा रहा है इन्होंने योग्यतम उत्तर जीविका सिद्धांत अपनाया। ये जो होमोसेपियंस थे, इन्होंने उत्तर जीविका का सिद्धांत को अपनाया। ये लोग बच गए। क्यों बच गए? बचने का कारण क्या था? इन्होंने निरंतर स्थान परिवर्तन किया। जो होमोसेपियंस थे, इन्होंने लगातार क्या किया, अपनी जगह को परिवर्तन करते रहे, अपनी जगह को बदलते रहे। इन्होंने बाकी प्रजातियों को खत्म किया, और जो बाकी प्रजाति थे उनको इन्होंने क्या किया, मार दिया। चाहे वो नियांडरथल थे, चाहे क्रो मैंग्रोव थे, या फिर अन्य सभी जो इस टाइम में वहाँ पर जी रहे थे, इन सभी प्रजातियों को होमोसेपियंस प्रजाति के द्वारा सभी को मसल दिया गया, मार दिया गया, ठीक है। तभी जाकर के क्या इनका विकास हो पाया है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसका जो विकास है वो कैसे हुआ है। जो मानव प्रजाति है या फिर जो मानव है उसका विकास कैसे हुआ। उत्पत्ति को आपने समझ लिया, अब इसका विकास देखिए। मानव प्रजातियों का समय समय दर क्या है, तो परिवर्तन आया है। कहा जा रहा है कि मानव प्रजातियों में समय दर समय परिवर्तन आया है। मतलब जिसकी जरूरत थी वही अंग बचा है, ठीक है। इसके लिए लेमार्क द्वारा एक सिद्धांत दिया, इसको लेमार्कवाद कहा जाता है, ठीक है। लेमार्क के द्वारा, लेमार्क क्या है, एक विद्वान है, इनके द्वारा एक सिद्धांत है, इसको लेमार्कवाद कहा जाता है। और इस सिद्धांत में ये कहते हैं कि जो प्रजाति है, मनुष्य का जो प्रजाति है, उसके बहुत सारे अंग हुआ करते थे। किसी का पूंछ होता था, जैसे सांपों के पैर हुआ करते थे, मनुष्यों के पूंछ हुआ करते थे, ठीक है। जिराफ का गर्दन छोटा हुआ करता था। लेकिन समय के साथ साथ जैसा जैसा जगह हुआ, जिस तरह से प्रकृति चेंज होता गया, जिस तरह का पर्यावरण था, उसी तरह से लोग ढलते गए। जैसे मनुष्य को पूंछ का जरूरत नहीं, क्योंकि वो दो पैर पर चल रहे हैं, तो उनको पेड़ पर चढ़ने का क्या जरूरत है, पूंछ का जरूरत पड़ा नहीं, तो पूंछ धीरे धीरे खत्म हो गया। लाखों साल में वो पूंछ खत्म हो गया, ठीक है। उदाहरण जैसे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि प्रयोग व अनुप्रयोग के आधार पर संरचना बनी है, ठीक है। प्रयोग और अनुप्रयोग के आधार पर संरचना बनी है। जो पेड़ पर चढ़ने वाले जानवर थे उनके पूंछ आज भी मौजूद हैं, ठीक है। जो बैलेंस बनाते हैं पूंछ से, उनके पूंछ आज भी मौजूद हैं। जैसे हम लोग मानव, हम लोग को पूंछ का कोई काम है नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का पूंछ खत्म हो गया। जिराफ का गर्दन लंबा हो गया, क्यों? क्योंकि वो लंबे लंबे झाड़ीदार कांटों को खा लेता था,
उनको पेड़ों को खाना था, जिसके कारण उनके जो गर्दन वो लंबे हो गए। सर्प के पैर खत्म हो गए, सांपों के पैर खत्म, क्योंकि उनको अब पैर का जरूरत नहीं था। जिस तरह से अनुप्रयोग प्रयोग था उस हिसाब से क्या है उसकी संरचना भी, जीवों का संरचना हुआ है। और इनके होने में करोड़ों वर्षों का समय लगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया, करोड़ों वर्ष हुए तब जाकर के ये सारे परिवर्तन होने हुए हैं, ठीक है, देखने को मिले हैं। मानव विकास का जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के एक विद्वान है। इनका जन्म 1809 ईस्वी में होता है और इनका मृत्यु 1882 ईस्वी में होता है, ठीक है। इनके द्वारा कई सारे बुक लिखे गए। पहला आपका देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया है 1859 ईस्वी में, जातियों का उद्भव। फिर लिखा है डिसेंट ऑफ मैन 1871 में लिखा गया, मानव के वंशज, ठीक है। तो ये सारे कई सारे इनके द्वारा बुक भी लिखे गए हैं। चार्ल्स डार्विन जो है वो 7 वर्ष की उम्र में ही अपना क्या करते वो यात्रा पर निकल जाते। एक पानी वाला जहाज होता है इनके पास जिनका नाम होता है विगल, जहाज का नाम क्या होता है विगल, जो लेकर के वो निकल जाते हैं चार्ल्स डार्विन, और पूरे दुनिया भर पूरे विश्व का क्या करते हैं यात्रा करते हैं, ठीक है, घूमते हैं। और 1816 में निकला और लगभग 20 वर्षों तक विश्व का यात्रा किया। उसके बाद इसने यह सिद्धांत दिया है, ठीक है, मानव विकास का सिद्धांत जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सब किसके द्वारा दिया गया, सब चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। जो मानव विकास का सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन के ही द्वारा दिया गया, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इसी सिद्धांत में बताया गया है कि मानव और बंदर अलग हैं। और ये जो मानव विकास का सिद्धांत दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, इसी सिद्धांत में इनके द्वारा ये बताया गया कि जो बंदर और मानव वो दोनों अलग अलग है। आपने सुना होगा कि बंदर से ही इंसान बना है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, बंदर अलग बात है और इंसान अलग बात है, ठीक है। इसी सिद्धांत में इसके द्वारा बताया गया। और ये जो चार्ल्स डार्विन है ये मानते हैं कि ये सारे जो जीव है वो किसी ना किसी बड़े शक्ति के द्वारा बनाया गया, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं, इसने कहा कि सब जीव किसी बड़ी शक्ति का बनाया है, ठीक है, और जिसको जैसी परिस्थिति या फिर पर्यावरण मिला वह वैसा ही बन गया। चार्ल्स डार्विन को भी ऐसा लगता है कि जो जीव हैं, दुनिया में जितने भी जीव हैं वो किसी न किसी बड़ी शक्ति से ही बने हुए हैं। और जिस तरह के पर्यावरण को जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के पर्यावरण जिस जीव को मिला वो उसी प्रकार से वो ढल गया। तो बस ये चीज़ हम आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं किस तरह से जो मानव का विकास हुआ है, मानव का उत्पत्ति और किस तरह से उसका विकास हुआ है। तब जब हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। शुरू करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्त नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका नोट्स हम आपको दे देंगे, ठीक है। नोट्स वाला जो पीडीएफ वो आपको भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक छोटा सा भूमिका लिखा उसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि मानव पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बुद्धिमान, सामाजिक तथा विकसित जीव है। वर्तमान मानव का स्वरूप किसी एक दिन में नहीं बना, बल्कि यह लाखों वर्षों तक चली विकास की एक लंबी और निरंतर प्रक्रिया का परिणाम है। यही चीज़ हम आपको नोट्स में बताएं ताकि आप जब हम यहाँ पर पढ़ें तो आप तुरंत इस चीज़ को समझ सकें। मानव की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन मानव भूगोल, मानव विज्ञान तथा जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। कहा जा रहा है कि जो मानव का उत्पत्ति है और उसका जो विकास है उसका अध्ययन मानव भूगोल, मानव विज्ञान तथा जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके माध्यम से यह समझा जाता है कि प्रारंभिक वानर जैसे जीव किस प्रकार क्रमशः विकसित होकर आधुनिक मानव बने। जो प्रारंभिक वानर थे, क्योंकि पहले तो 4 पैर पर चल रहे थे हम लोग नहीं, हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, वो लोग 4 पैर पर चल रहे थे और धीरे धीरे 2 पैर पर आए, जमीन में रहना शुरू किया, पत्थर के औजार बनाए, शिकार करना सीखा, फिर आग जलाना सीखा, ठीक है, समाज में रहना सीखा, चित्रकारी सीखा। उसके बाद आज का जो हम लोग मानव देख पा रहे हैं, तो आधुनिक मानव ये कैसे बने। इस विकास के दौरान मानव के शरीर, मस्तिष्क, भाषा, बुद्धि, सामाजिक जीवन, संस्कृति तथा तकनीकी क्षमता में निरंतर परिवर्तन और प्रगति हुई। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मानव का विकास प्राकृतिक चयन, ठीक है, मतलब किस तरह की प्रकृति में वो रहा है, पर्यावरणीय परिवर्तनों तथा अनुवांशिक बदलावों के कारण हुआ है। कहा जा रहा है कि आज के टाइम में जो आधुनिक विज्ञान है उसके अनुसार मानव का जो विकास है वो प्राकृतिक चयन के हिसाब से हुआ, कि मतलब कहाँ पर वो रह रहा है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, पर्यावरण का परिवर्तन कैसे हो रहा है, तथा जो अनुवांशिक बदलाव उसके कारण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा हमने बस भूमिका को देख लिया। ये आपका नोट्स है, अगर आप चाहे तो नोट्स कमेंट करके हमसे मांग सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ है, उसके लिए क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं। पहला तो आपको एक सिद्धांत पता है, धार्मिक सिद्धांत। सभी क्या है, भगवान के द्वारा बनाया गया ऐसी मान्यता है। तो धार्मिक सिद्धांत भी दिया गया कि जो मानव की उत्पत्ति है वो भगवान के द्वारा किया गया है, ईश्वर के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो धार्मिक सिद्धांत यहाँ पर देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मानव की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। विभिन्न धर्मों में मानव की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग कथाएं और मान्यताएं मिलती हैं, लेकिन सभी का मूल विचार यह है कि मनुष्य किसी
दिव्य शक्ति की रचना है। यह सिद्धांत आस्था और विश्वास पर आधारित है, इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रमाण नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो पहला जो सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है मनुष्य की उत्पत्ति का, वो है दैवीय सिद्धांत या फिर धार्मिक सिद्धांत। मतलब हम लोग भगवान से इसको जोड़ करके देखते हैं कि भगवान ने ही सारे इंसानों को बनाया है। लेकिन दूसरा है हमारा है वैज्ञानिक सिद्धांत, जो विज्ञान मानता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग विकासवाद का सिद्धांत, जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मानव का विकास एक लंबी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या फिर जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये कहता है कि जो मानव का विकास है वो एक लंबी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब पहले जानवर थे, जानवर पेड़ पर रहते थे, ठीक है, फिर वो धरती पर आए, झुक करके चलना सीखा, फिर दो पैरों पर चलना सीखा, फिर उन्होंने पत्थर के औजार बनाना सीखा, ठीक है, इस तरह से आग जलाना सीखा, और वो क्या है, एक प्रक्रिया का परिणाम है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किया है। और जो चार्ल्स डार्विन, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो आपका विकास का सिद्धांत है, मानव विकास का सिद्धांत है। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति, या फिर जो हम आपको बताए थे वो, ठीक है, में बताया गया कि जीवों में समय समय पर छोटे छोटे परिवर्तन होते रहते हैं। जीवों में क्या है, तो समय समय पर छोटे छोटे परिवर्तन होते रहते हैं। जो जीव अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं वे जीवित रहते हैं और अपनी संतानों के माध्यम से अपने गुणों को आगे बढ़ाते हैं। मतलब जब उसका पीढ़ी आगे बढ़ता है तो जो भी उसका गुण है वो उसको आगे बढ़ाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। इस प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है, और ये जो प्रक्रिया है उसको प्राकृतिक चयन कहा जाता है। लाखों वर्षों तक चले इसी क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप आधुनिक मानव का जन्म हुआ है। और ये जो प्रक्रिया चलता रहा लाखों वर्षों तक, जिसके कारण आज के टाइम का जो मानव है उसका विकास आज देखने को मिलता है, जो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग मानव के विकास की प्रमुख अवस्थाओं को देख लेते हैं कि मानव का जो विकास है उसकी प्रमुख अवस्थाएं क्या है, कैसे कैसे इनका विकास हुआ है। तो सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आता है। कौन आता है? ड्रायोपिथेकस। हम आपको पता है कि जो ह्यूमैनॉइड है उसी से सब कुछ निकला है। ह्यूमैनॉइड से ही जानवर भी बने और ह्यूमैनॉइड से ही मानव भी बने। तो ह्यूमैनॉइड का ही एक कह सकते प्रजाति है ड्रायोपिथेकस। ठीक है, ड्रायोपिथेकस को मानव के सबसे प्राचीन पूर्वजों में माना जाता है। यह लगभग 1.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाया जाता था। 1.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाया जाता था, मतलब 100 से 200 लाख। इसका जीवन मुख्यतः पेड़ों पर बीतता था तथा इसका शरीर बंदरों के समान था। यह पूरी तरह मानव नहीं था, बल्कि वानरों और मानव के बीच प्रारंभिक विकास का अवस्था का जीव माना जाता। मतलब ना ही पूरी तरह से जानवर था, ना ही पूरी तरह से इंसान था, दोनों के बीच की यह अवस्था था। ठीक है, जो ड्रायोपिथेकस था। ड्रायोपिथेकस से आगे चल कर रामापिथेकस बनता है। ठीक है, रामापिथेकस। रामापिथेकस का जीवन लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। जो रामापिथेकस है वो लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है इसका जीवन, की 1 करोड़ वर्ष पहले ये सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती थी। यह ड्रायोपिथेकस की तुलना में अधिक विकसित था। इसके दांत और जबड़े आधुनिक मानव से कुछ मिलते जुलते थे। यह पेड़ों के साथ साथ भूमि पर भी रहने लगा था, जिससे इसके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते थे। अब ये पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी रहने लगा था। उसके बाद यह आगे चल कर बनता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 40 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में पाया जाता था। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसे वानर मानव भी कहा जाता है। यह 2 पैरों पर चल सकता था तथा अपने हाथों का उपयोग साधारण कार्यों के लिए किया करता था। मतलब जो 2 पैरों पर चल सकता है और अपने हाथों का, जो 2 हाथ खाली रह गए, उसका साधारण काम के लिए यूज कर पाते थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। इसका मस्तिष्क पहले के जीवों की तुलना में अधिक विकसित था। इसे आधुनिक मानव के प्रारंभिक पूर्वजों में से माना जाता है। मतलब आज का जो मानव है उसके प्रारंभिक पूर्वजों में से एक माना जाता है, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। इससे पहले जो ड्रायोपिथेकस था, जो रामापिथेकस था, उसको सिर्फ प्रारंभिक जीव माना गया। उसके बाद होमो हैबिलिस आया। कौन आया? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का अर्थ है कुशल मानव। यह लगभग 25 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। यहाँ पर जो आप डेट देख पा रहे हैं, जो वर्ष देख पा रहे हैं, समय देख पा रहे हैं, 25 लाख, कहीं पर लिखा है 1.5 से 2 करोड़, ठीक है, कहीं पर लिखा हुआ है 50 लाख। तो हर जगह ये पर कहीं कहीं पर बदल जाएगा। ठीक, कहीं पर 25 लाख लिखा हुआ है, कहीं पर 35 लाख। तो इस तरह से आपको माइंड नहीं करना। जो आप समय देख रहे हैं कहीं पर 5-5 लाख साल तक क्या है तो बदल सकता है। यह पत्थर के साधारण औजार बनाना और उनका उपयोग करना जानता था। इसके मस्तिष्क का विकास पहले की अपेक्षा अधिक हो चुका था। इसी कारण इसे मानव विकास की महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है, जो होमो हैबिलिस है। ठीक है, उसके बाद आगे विकास होता है मानव का, तो बनते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो जावा मानव, आपको हम शुरू में बताए थे कि जावा मानव को ही होमो इरेक्टस कहा जाता है।
इसका साइंटिस्ट नाम है ये। होमो इरेक्टस का अर्थ है सीधा चलने वाला मानव। यह लगभग 18 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाया जाता था। यह पूरी तरह सीधा चल सकता था तथा आग का उपयोग करना सीख चुका था। जो जावा मानव थे वो आग का यूज करना सीख चुके थे। यह शिकार करता था, समूह में रहता था और पत्थर के बेहतर औजार बनाता था। इसके मस्तिष्क का आकार पहले की अपेक्षा अधिक विकसित था। अब आप पूछें कि जो होमो इरेक्टस है या फिर जावा मानव, आपको कैसे पता कि ये लोग आग से खेलते थे, मतलब आग बना लिया थे इन्होंने, पत्थर के औजार बना लिए थे, समाज में रहते, कैसे पता चलता है? तो इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जो जावा द्वीप वहाँ पर इसके साक्ष्य पाए जाते हैं, चित्रकारी पाए जाते हैं। फिर छठा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव, ठीक है, इसके बारे में आपको ऊपर बताए थे। निएंडरथल मानव लगभग 4 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहता था, जो फ्रांस वाले क्षेत्र में रहते थे। यह अत्यधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली था। यह समूह में रहना जानता था, आग का उपयोग करता था तथा मृत व्यक्तियों को दफनाने की परंपरा भी अपनाता था। तो यहाँ तक अब क्या मानव बढ़ चुका था। पशुओं के खाल से वस्त्र बनाकर पहनता था। कठिन जलवायु में रहना इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और कठिन जलवायु में क्या ये लोग रहते थे। तो इससे क्या इसका विकास हुआ है, मानव का उत्पत्ति हुआ है। सातवां है क्रो मैंग्रो। यहाँ पर लिखा है क्रो मैग्नन, लेकिन यहाँ पर इसको क्रो मैग्रो भी लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों एक ही नाम है। क्रो मैग्रो मानव को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है। यह लगभग 40,000 वर्ष पूर्व यूरोप में पाया जाता था। इसकी बुद्धि, भाषा, कला और संस्कृति अत्यधिक विकसित थी। यह गुफाओं की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाता था, उन्नत औजारों का निर्माण करता था तथा संगठित रूप से शिकार करता था। इसके द्वारा बनाए गए चित्र मानव की सांस्कृतिक प्रगति के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। ये क्या समाज में रहते थे, ठीक है, और ये चित्रकारी भी करते, गुफाओं में रहते थे, इसके साक्ष्य मिलते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं होमो सेपियंस, जो आज के लोग हैं, जो आधुनिक मानव है। होमो सेपियंस सबसे ज़्यादा तेज तरार मानव प्रजाति। वर्तमान मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। इसका अर्थ है बुद्धिमान मानव। इसका विकास लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व हुआ। यह विकसित मस्तिष्क, स्पष्ट भाषा, तर्क शक्ति, सामाजिक संगठन, विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान से युक्त है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान, कला और आधुनिक सभ्यता का विकास इसी मानव ने किया। आज पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य इसी प्रजाति के सदस्य हैं। आप जब छोटे होंगे 8 क्लास में, 7 क्लास में, 9 क्लास में, तब आपको बोला जाता है कि हम लोग जो हैं, हम लोग सब किस प्रजाति के हैं? हम लोग होमो सेपियंस प्रजाति के जीव हैं। या फिर कह सकते हैं हम लोग मानव का जो साइंटिस्ट नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस। तो आपको उस टाइम में कुछ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अब आप जब पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, तब आपको समझ में आता होगा कि मानव का जो विकास है वो अचानक से नहीं हुआ। हम लोग अचानक से होमो सेपियंस नहीं बन गए, बल्कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग मानव विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं जो हम पर लिखे, उसको हम लोग समझते हैं कि जो मानव का विकास है उसको किस तरह से प्रभावित किया गया है। पहला, प्राकृतिक चयन। जो मानव अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल सके वही जीवित रहा और उसकी संतानों का विकास आगे होता गया। जो प्राकृतिक चयन मतलब कि जो जरूरत है उसके हिसाब से वो ढला। जैसे कि होमो सेपियंस, जो होमो सेपियंस था उन्होंने चाइना के जीवों को मारा, जो चाइना के प्रजाति थे उसको मारा, ठीक है, जो फ्रांस के प्रजाति थे उसको मारा, जो यूरोप के और भी देशों में रहने वाले प्रजाति थे उसको मारा। तब जाकर जो होमो सेपियंस है वो आगे बढ़ सका और धीरे धीरे आज हम लोग इस स्वरूप में आए हैं। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। जलवायु में होने वाले परिवर्तनों ने मानव के रहन सहन, भोजन, वस्त्र और जीवन शैली को प्रभावित किया, जिससे उसके शरीर एवं मानसिक विकास को गति मिली। ऐसा नहीं कि हमारा पृथ्वी जैसा आज दिख रहा है हमेशा से ऐसा ही था। हम लोग 2 करोड़ वर्ष पहले का बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में यहाँ पर ठंडा होता होगा, मतलब ठंडा था, या फिर जिस तरह से वहाँ पर कैसे कि पर्यावरण था, उस हिसाब से जब जो लोग यहाँ पर ढल पाए वही लोग यहाँ पर रह पाए, बाकी सारे बिखर गए, मर गए। तीसरा जो कारक है इसको प्रभावित करने वाला है अनुवांशिक परिवर्तन। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले अनुवांशिक परिवर्तनों ने मानव के शरीर, मस्तिष्क तथा अन्य शारीरिक विशेषताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले जो अनुवांशिक परिवर्तन है उसने मानव के शरीर को, मस्तिष्क को तथा अन्य जो शारीरिक विशेषता है उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब अगर पूछ था पहले तो धीरे धीरे पूछ खत्म होता गया, इस तरह से। चौथा जो इसका हम लोग देखते हैं भूमिका वो है श्रम और औजारों का उपयोग। जो कारक है वो है श्रम और औजारों का उपयोग। औजारों के निर्माण और उपयोग से मानव की कार्य क्षमता, बुद्धि तथा समस्या समाधान की क्षमता का विकास हुआ। जो लोग हथियार बनाने में सक्षम हुए, जिन्होंने आग जलाना शुरू किया, वो लोग आगे चल करके विकसित हुए और बाकी प्रजातियों को उन्होंने हराया, मारा और फिर खुद यहाँ पर राज करने लगे, वही लोग बच पाए। पांचों जो यहाँ पर हम लोग कारक देखते हुए भाषा और सामाजिक जीवन। उन्होंने भाषा सीखा, समाज में रहने के लिए जीवन सीखा, किस समाज में रहा जाता है उस चीज़ों को सीखा।
भाषा के विकास तथा समूह में रहने की प्रवृत्ति ने मानव को अन्य जीवों की तुलना में अधिक संगठित, बुद्धिमान और सभ्य बनाया। जब लोग समाज में रहने लगे, साथ रहने लगे, तो एक शक्ति उनमें आया। ठीक है, शक्ति में रहने कैसे उनके पास शक्ति आया, तो ये सब क्या है, भाषा का विकास हुआ। समूह में रहने की प्रवृत्ति मानव को अन्य जीवों की तुलना से अधिक संगठित बनाता है, उसको बुद्धिमान बनाता है और सभ्य बनाया उसने। अब हम लोग यहाँ पर मानव विकास का महत्व को देख लेते हैं कि मानव विकास का क्या महत्व है। पहला है, मानव की उत्पत्ति को समझने में सहायता मिलती है। मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसको समझने में सहायता मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि आधुनिक मानव का विकास लाखों वर्षों की क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है, मतलब धीरे धीरे हुआ है। दूसरा है, मानव और अन्य जीवों के संबंध स्पष्ट होते हैं। जो मानव और अन्य जीव है उसके संबंध भी स्पष्ट होते हैं कि मानव के साथ अन्य जीवों का क्या क्या संबंध है। यह अध्ययन बताता है कि मानव और अन्य जो प्राइमेट जीव हैं उसके बीच में विकासात्मक संबंध रहे हैं। ठीक है, जो अन्य जीव है मतलब जो इंसान नहीं बन पाए उसके बीच में क्या है, तो संबंध रहे हैं। तीसरा जो यहाँ पर इसके महत्व को देखो, सभ्यता के विकास को समझने में सहायता मिलती है। मानव विकास के अध्ययन में भाषा, कृषि, समाज, कला तथा सभ्यता के क्रम विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। जो मानव का विकास है उसके अध्ययन से हमें भाषा के बारे में, कृषि के बारे में, समाज के बारे में, कला के बारे में, सभ्यता के क्रमिक विकास, किस तरह से कौन कौन सा विकास कब कौन से टाइम में हुआ है, इसके बारे में हमें समझने में क्या है, मौका मिलता है। चौथा जो इसका हम लोग महत्व देखते हैं वो है, मानव भूगोल और मानव विज्ञान के अध्ययन में उपयोगी है। जो मानव भूगोल है और जो मानव विज्ञान, उसके अध्ययन में ये उपयोगी होता है। यह विषय मानव के विकास, प्रवास तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने का महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। ये जो विषय है आपका, ठीक है, कि मानव का विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये क्या करता है, मानव के विकास को, उसके प्रवास को, ये प्रवास क्यों करता है, सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में समझने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान ये करता है। तो इससे इसके कुछ महत्व भी हैं। एक छोटा सा आगे आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। निष्कर्ष हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति और विकास एक लंबी, जटिल तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मानव का विकास प्राकृतिक चयन, पर्यावरणीय परिवर्तनों तथा आनुवांशिक विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। प्रारंभिक वानर जैसे जीवों से विकसित होकर आज का होमो सेपियंस अत्यधिक बुद्धिमान, सामाजिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला मानव बन चुका है। इसलिए मानव विकास का अध्ययन हमें केवल अपने अतीत की जानकारी ही नहीं देता, बल्कि यह भी समझाता है कि मानव, प्रकृति और पर्यावरण के बीच कितना गहरा और परस्पर निर्भर संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि किस तरह से जो मानव है वो पहले वानर के रूप में था, जानवर के रूप में था, जंगलों में रहता था, पेड़ों पर रहता था। फिर वो किस तरह से विकसित होकर के नीचे आया, ज़मीन पर रहने लगा, दो पैरों पर चलने लगा, झुक करके चलने लगा, फिर खड़े होकर के चलने लगा। ठीक है, कैसे उसने पत्थर के औजार बनाए, कैसे उसने आग बनाए, कैसे उसने समाज में रहना शुरू किया, भाषा डेवलप किया। ठीक है, कैसे उसने एकता और जो अन्य प्रजाति थे उसको किस तरह से मारा और खुद को किस तरह से विकास किया है। इन सब चीज़ों को ये क्या करता है, समझने में हमें सहायता करता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि समझ में नहीं आया, हम इसको और आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पर दोस्त नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ ज्योग्राफी मेजर 9 का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले से करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट हम बना दिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना आपके जानकारी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो समझदारी के लिए, नॉलेज रखने के लिए जरूरी था, इसलिए हम आपको बता दिए। एग्जाम में ये पूछे ना पूछे, ठीक है, लेकिन जो प्लेलिस्ट में क्वेश्चन है वो सारे आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जाके तैयारी शुरू कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।